वो हम बता रहे हैं। 29 को फिर हमने चिट्ठी लिख दिया है सरकार से मिलने के लिए। सरकार अनुकूल वातावरण बनाए ताकि किसानों की बुनियादी समस्याओं पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हो सके। 30 तारीख को हमारे किसान ट्रैक्टर लेकर मार्च करेंगे। किसानों ने अपनी शर्तें रख दी हैं, किसानों ने अपना एजेंडा भी थमा दिया है। किसान 2 दिन के बाद में बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन आंदोलन का 32वां दिन है। 4 दिन के बाद में तारीख भी बदलेगी, साल भी बदल जाएगा। लेकिन ये साल कहीं विद्रोह काल शुरुआत में न लेकर के आए। सरकार भी यही चाहेगी। सरकार को अपनी सहमति अब देनी है कल, लेकिन उससे पहले जो एजेंडा रखा गया है और एजेंडा के साथ में जब आज मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो सिर्फ किसान ही नहीं, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक 133 करोड़ का हिंदुस्तान सुनेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के लिए क्या बड़ा ऐलान कर रहे हैं। ये भी जानेगा कि किसान सम्मान निधि देने के 48 घंटे के बाद वाकई में प्रधानमंत्री के मन की बात क्या है। और किसान ये कह रहे हैं कि हम तो ताली थाली बजाएंगे, विरोध जताएंगे। नमस्ते, मैं राशिद। किसानों ने 4 शर्तें रख दी हैं। सवाल बड़ा यह है कि 4 शर्तों पर क्या सरकार मान जाएगी। 4 शर्तों में किसानों ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि आप कानून तो रद्द करें, लेकिन साथ ही साथ वो प्रोसेस बताएं, वो तरीका बताएं जिससे एमएसपी की गारंटी मिल जाएगी, जिससे एमएसपी पर कानूनी हक मिल जाएगा। आप ये भी तरीका बताएं एपीएमसी को लेकर के हमें गारंटी कैसे मिलेगी। आप ये भी हमें बताएं कि पराली प्रबंधन को लेकर के जो अलग अलग झूठे मुकदमे किए गए हैं, उन मुकदमों से कैसे निजात मिलेगी। योगेंद्र यादव, डॉक्टर दर्शन पाल, उग्रहान और इसके अलावा राकेश टिकैत, ये तमाम वो किसान संगठन के नेता हैं जिन्होंने अगले 4 दिन के लिए ईयर एंडर प्लान बनाया है। लेकिन इन सभी के बीच में 3 महीने के अंदर दूसरा साथी एनडीए को छोड़ चला है। पहले शिरोमणि अकाली दल ने साथ छोड़ा और अब आरएलपी जो राजस्थान की पार्टी है, बेनीवाल भी साथ छोड़ गए। हनुमान बेनीवाल इनका नाम है। हनुमान बेनीवाल ने यह कह दिया कि किसानों के साथ में हैं। 3 महीने के अंदर अगर एनडीए के 2 सहयोगियों ने अलग अलग राज्यों में साथ छोड़ा है तो यह भी एक सेटबैक के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन ताली थाली वाला आज बवाल होगा। 29 को समाधान पर सवाल अभी भी बना हुआ है। क्या सवाल का जवाब मिलेगा, ये पहली बात है। मन की बात जब प्रधानमंत्री करेंगे, क्या मन की बात से किसान खुश होंगे? क्या मन की बात के जरिए किसान आंदोलन का समाधान निकलेगा? 32 दिन के बाद भी किसान डटा हुआ है। समाधान क्या होगा? पहली बड़ी खबर, 32 दिन का आज हो गया है किसान आंदोलन। 32 दिन से किसान बॉर्डर पर डटे हैं। सुबह 11 बजे 1 घंटे के बाद मोदी करेंगे मन की बात। साल की आखिरी मन की बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। गिना सकते हैं कृषि कानूनों के फायदे। किसान क्रांति पर अभी की सबसे बड़ी खबर, सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मन की बात। साल की आखिरी मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कृषि कानूनों के फायदे भी नरेंद्र मोदी गिना सकते हैं। अगली बड़ी खबर, किसानों ने कर लिया है फैसला, मन की बात का किसान करेंगे विरोध। ताली थाली बजाकर किसान जताएंगे विरोध। किसान संगठनों ने यह बड़ा ऐलान किया, पीएम की मन की बात का विरोध करेंगे किसान। उनका यह कहना है कि विरोध के तौर पर हम ताली बजाएंगे, हम थाली बजाएंगे। जितने भी किसान परिवार हैं, हम उनसे यही गुजारिश कर रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर, किसान संगठन शर्तों के साथ सरकार से बातचीत को तैयार है। किसान मोर्चा ने 29 दिसंबर को मीटिंग का प्रपोजल भेजा है। सोमवार तक यानी कल तक सरकार अपनी सहमति भेजेगी। किसानों ने बातचीत के लिए 4 एजेंडा रखा है। अब तक 5 दौर की बैठक बेनतीजा रही है। 29 तारीख की मीटिंग है। किसानों ने 4 शर्तें क्या रखी हैं, अब सबसे पहले तो आप ये जान लें अलग अलग एजेंडा क्या है। पहली शर्त, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संभावनाओं पर बातचीत होनी चाहिए, ये किसानों ने कह दिया है। दूसरी शर्त, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कानूनी गारंटी बातचीत के एजेंडे में रहे। तीसरी शर्त, पराली जलाने पर सजा के प्रावधान किसानों पर लागू ना हो। और चौथी शर्त यह है, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में बदलाव पर भी बैठक में बात होनी चाहिए। योगेंद्र यादव ने एजेंडा बताते हुए क्या कहा, इन 4 शर्तों के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप किसान नेताओं को सुने, योगेंद्र यादव को सुने। कि किसानों के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के बीच अगली बैठक 29 दिसंबर 2020
ट्यूसडे है, मंगलवार 29 दिसंबर 2020 को सुबह 11 बजे आयोजित की जाए। बैठक का एजेंडा निम्नलिखित और नीचे दिए हुए क्रम में हो। हम बता रहे हैं एजेंडा का सीक्वेंस क्या हो, वो हम बता रहे हैं, क्योंकि सरकार कहती है ना ये आप बता दो मुद्दे क्या है, हम बात कर लेंगे। लो जी हम बता देते हैं फिर क्या एजेंडा होना चाहिए। एजेंडा आइटम नंबर 1, 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द या निरस्त करने के लिए अपनाए जाने वाली क्रियाविधि, मोडेलिटीज क्या हो रिपील करने के लिए, एजेंडा आइटम नंबर 1। आइटम नंबर 2, सभी किसानों और कृषि वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग जिसे हम स्वामीनाथन कमीशन भी कहते हैं, द्वारा सुझाए लाभदायक एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी देने की प्रक्रिया और प्रावधान। एमएसपी की लीगल गारंटी देने की मैकेनिज्म क्या होंगे और प्रोसीजर्स क्या होंगे, आइटम नंबर 2। 3, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020, सरकार का नाम है जी, लंबा माफ करना। इसमें ऐसे संशोधन जो अध्यादेश के दंड प्रावधानों से किसानों को बाहर करने के लिए जरूरी हैं। ये पराली वाला जो मामला है उसमें किसानों पे पेनल्टी का जो प्रोविजन है उसको इससे कैसे बाहर किया जाए, ये आइटम नंबर 3। और चौथा आइटम है किसानों के हितों की रक्षा के लिए विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसवदे में जरूरी बदलाव। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उसका क्योंकि ड्राफ्ट है, उसमें किसानों के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसमें क्या मॉडिफिकेशन हो, ये 4 हम एजेंडा चाहते हैं और इसी सीक्वेंस में चाहते हैं। यानी किसानों की शर्तें 4, क्या मान जाएगी सरकार? डिबेट को कर देते हैं ओपन। समीर सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। बालकिशन, बीजेपी किसान मोर्चा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरी डिबेट में। थोड़ी देर के बाद में जुड़ेंगे दीपक झा। इसके अलावा रोली त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी की नेता भी जुड़ने वाली हैं और किसान नेता योगेश तलान भी मेरे साथ में जुड़े हैं। डॉक्टर समीर सिंह, पहला सवाल मेरा आपसे। 32 दिन का आंदोलन हो गया, किसान नहीं माने। रायसेन के किसानों से प्रधानमंत्री ने संवाद किया, यूपी के किसानों से किया, 6 राज्यों के किसानों से संवाद किया, लेकिन नहीं माने। किसान चौपाल हुई, नहीं माने। 5 दौर की बातचीत हुई, नहीं माने। 3 चिट्ठियां लिख दी गई, नहीं माने। क्या 2 दिन के बाद में जो बात होने वाली है, इसके बाद आंदोलन खत्म करने की रूपरेखा ना सही पटकथा तैयार होगी क्या? प्रधानमंत्री जी सदैव जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं किसानों से बात करते रहे हैं, मन की बात करते रहे हैं और किसानों की बेहतरी के लिए उन्होंने काम किया है और उसको हम लोग जाके बताते रहे। हाँ। देश के किसान को भगवान कहने वाला देश का कोई पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने कहा, भगवान कहा और कहा कि देश के किसानों की दशा और दिशा बदलनी है और उन्होंने देश के किसानों के उन्नति के लिए, देश के किसानों की समृद्धि ये तो आपने के लिए बता दिया कि प्रधानमंत्री ने क्या किया। प्रधानमंत्री की नियत पर किसी भी तरह का शक नहीं है, उनके संकल्प पर किसी भी तरह का शक नहीं है, जो सरकार है उसके संकल्प पर शक नहीं है। देखिए ना मेरे बाईं तरफ, और विंडो यही रखिएगा, मेरे बाईं तरफ आप देखें कि कामाख्या मंदिर पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह भी। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के कृषि मंत्री तक और कृषि मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक हर किसी की कोशिश हो रही है। डॉक्टर समीर, मुझे सीधे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। 2 दिन के बाद समाधान निकलेगा या नहीं? 2 दिन के बाद आंदोलन खत्म होगा या नहीं? 6ठे दौर की बातचीत के बाद किसान मान जाएंगे या नहीं? सरकार ने 5 दौर की बात की है। 6ठे दौर की बात के लिए किसान प्रतिनिधियों ने अपनी एजेंडे को रखा है। सरकार उस पर विचार करेगी, बात करेगी। हम सदैव ये कहते रहे हैं कि कहीं भी हमारे और किसानों के बीच में कोई मतभेद नहीं है। डॉक्टर समीर, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत वाकपटु हैं, लेकिन मेरे सवाल को आप बार बार डक कर जा रहे हैं। मैं बार बार एक ही चीज पूछ रहा हूं, 2 दिन के बाद में समाधान निकलेगा या फिर नहीं? ये काम कर लेते हैं। किसान नेता योगेश तलान भी मेरे साथ में है। योगेश तलान जी, आप लोगों ने 4 शर्तें भी दे दी, आप लोगों ने तारीख भी मुकर्रर करा दी, कल सरकार सहमति भी दे देगी और परसों उसके बाद फिर मीटिंग भी होगी। मीटिंग के बाद उम्मीद है किसान मान जाएंगे, सरकार जिद छोड़ेगी? देखिए, किसान तो बिल्कुल मानेंगे। जब किसानों के हित की बात होगी तो निश्चित रूप से किसान मानेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तक की भी जितनी मीटिंग्स हुई हैं उसमें सरकार कहीं भी संवेदनशील नहीं दिखाई दे रही है। उल्टा सरकार ने ये और किया कि जिस तरह से अपनी इन कानूनों का प्रचार प्रसार उन्होंने गांव-गांव जाकर करना शुरू कर दिया है,
उससे सरकार की नीयत बिल्कुल साफ दिख रही है कि वो इस मूड में नहीं है कि वो किसी भी तरह से किसानों की बात को सुने और उनको अच्छा। तो हमें बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आने वाली मीटिंग्स में भी सरकार कोई अच्छा निर्णय लेगी। सिर्फ इसी के चलते कि इनकी नीयत में खोट दिखाई दे रहा है। योगेश तलान जी किसान नेता हैं, उनका ये कहना है कि सरकार की नीयत में खोट है। बालकिशन जी, आप बीजेपी किसान मोर्चा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरी डिबेट में। एक किसान नेता को लग रहा है कि नीयत में खोट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि हमारी नीयत एकदम साफ है। हम किसान के लिए खुला बाजार देना चाहते हैं, किसान के लिए आय की गारंटी देना चाहते हैं, किसान के लिए एमएसपी एपीएमसी की गारंटी देना चाहते हैं। आपका मत क्या है? अभी किसानों के हित की बात 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी की थी और उन्होंने स्पष्ट किया था कि हम हर तरह से किसानों के हित की बात कर रहे हैं और आगे से भी किसानों की अगर कोई भी समस्या है उसके लिए भी हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो इसमें कोई भी मतभेद नहीं रह जाता। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरा स्पष्टीकरण कर दिया गया था और अगर प्रधानमंत्री जी की बातों पर किसी को विश्वास नहीं है तो और किसकी बातों पर विश्वास होगा? देखिए, विश्वास नहीं है उन्हीं के चलते नहीं है। उन्होंने इस तरह के जो कहेंगे, सभी ने कहा कि जुमले परोसे गए हैं। जो उन्होंने कहा उसमें कहीं भी ये नहीं दिखा कि किसी के हित की बात है। सिर्फ कहने भर से हित नहीं हो जाता है। उनका जो विश्वास आज नहीं रहा किसानों को इसलिए नहीं रहा क्योंकि उनकी ऐसी कई बातें हुई जिन पर वो खरे नहीं उतरे हैं। अभी भी अगर इसको आपने कृषि सुधार बिल दिया है तो आप एक किसान ये बता दीजिए कि किस किसान को आपने जो है ना इससे लाभ पहुंचाया, या आप पिछले 6 साल से सत्ता में बैठे हैं, आपने किसानों की सुध कब ली? उल्टा बिजली के बिल 3 गुना बढ़ा दिए गए। बिजली के जो लोड थे वो 5 हॉर्स पावर से उठा के 7.5 हॉर्स पावर, 7.5 को 10 हॉर्स पावर, 10 को 12.5 हॉर्स पावर अपनी मर्जी से सरकार ने कर दिया। तो इन सब चीजों के चलते किसान कैसे ये महसूस करे कि उसको फायदा पहुंचाएंगे या ये जो कहते हैं वो होगा? ठीक है योगेश जी, ठीक है, आप भी रुके हैं। बालकिशन जी के पास भी चलेंगे हम। इसके अलावा डॉक्टर समीर सिंह रिबट करना चाहते हैं और मेरे साथ में दीपक झा भी जुड़ चुके हैं। लेकिन अभी के लिए ग्राउंड जीरो चलते हैं। जतिन मेरे साथ में है। जतिन, आप दिल्ली यूपी बॉर्डर पर हैं जहां पर राकेश टिकैत का पूरा जत्था है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर अभी क्या चल रहा है? 32 दिन के बाद की रणनीति क्या होने वाली है? और आज जब प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे, क्या दिल्ली यूपी बॉर्डर के भी किसान ताली थाली बजा करके विरोध करेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, एक रिपोर्ट मैंने भेजी जो आप थोड़ी देर में दिखाएंगे कि राकेश टिकैत जो हैं उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा होगा, थाली बजाएंगे वो, और वो जवाब देंगे। वो अपने मन की बात उस थाली को बजा कर देना चाहते हैं। और दूसरी अगर बातें करें तो राकेश टिकैत से हमारी बात हुई कि जो 29 तारीख है उसकी रणनीति क्या रहने वाली है। हालांकि मैं तस्वीरें जरूर आपको दिखाऊं कि इस समय चल क्या रहा है। तो आप देखिए, इस समय जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और जो किसान हैं उनसे भी हम लगातार यहाँ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे किसानों से बात करेंगे। ये बताइए, आज का क्या रहने वाला है रणनीति? नहीं, रणनीति तो कुछ नहीं है। जिस तरह से एक आदेश हुआ है कि शायद ताली या थाली बजाकर थोड़ा सा आह्वान करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आज शायद मन की बात में मोदी जी समझें, हमारे मन की बात भी सुने। अपनी मन की बात तो कह रहे हैं, हमारी भी सुन लें। थाली और जो दूसरी चीजें वो बजाकर आप जो अपने मन की बात है वो बताना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हमारे मन की बात उनसे मन की बात से दूर नहीं है, बस हम चाहते हैं कि वो भी हमारे मन की बात सुन लें। आप बताइए क्या कह रहे हैं? मोदी जी दिल की बात सुने। दिल की बात किसान की क्या है? किसान दिल से दुखी है, वो अपने मन की बात कहे चले जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ जब किसान दिल से, जैसे कोई व्यक्ति दिल से खुश होता है तो मन अच्छा रहता है। तो ये लाखों किसानों के दिल की बात सुननी चाहिए। राकेश जी, एक बार मैं आपको तस्वीरें जरूर दिखा देता हूं। यहाँ पर आप देखिए, जो ट्रैक्टर हैं उन पर जो किसान हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद रहते हैं और इस तरह से सुबह ही तैयारी जो है वो शुरू हो जाती है। इसमें गीत संगीत भी साथ में होता है किसानों का। और जो राकेश टिकैत हैं वो यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं और थोड़ी देर में हम उनकी बात भी सुनाएंगे। आप यहाँ देखिए, खाना भी जो है वो तमाम चीजें यहाँ पर चल रही है। तैयारी पूरी है और 29 तारीख को लेकर जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि जो एजेंडा तैयार किया गया है उस पर बात होगी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जी ठीक है जतिन, आप मेरे साथ में रहें। लेकिन डॉक्टर समीर सिंह, इससे पहले कि आप जवाब दें, एक और खबर दिखानी बहुत जरूरी है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ और किसानों के समर्थन में 3 महीने में एनडीए को 2 झटके लगे हैं। 2 तस्वीरों के जरिए ये झटके समझने बहुत जरूरी हैं। कल आरएलपी यानी हनुमान बेनीवाल एनडीए से अलग हो गए। इससे पहले हरसिमरत कौर ने भी किनारा कर लिया था। 3 महीने के अंदर अगर आरएलपी और एनडीए से शिरोमणि अकाली दल भी अलग हुए और अलग होने के बाद हनुमान बेनीवाल ने किस तरह से केंद्र पर निशाना साधा है, सुनिए।
केजरीवाल जी ने आज इस्तीफा दिया है, हम बात करेंगे। सर, आपने जो इस्तीफा दिया है तो आगे क्या अपील है? मैं कई दिनों से एनडीए छोड़ने के लिए अमित शाह जी को मैंने पत्र भी लिखा था और देश का किसान जवान भी चाहता था कि मैं एनडीए के अंदर नहीं रहूं। सरकार किसानों की हित से नहीं है, किसानों की सुन नहीं रही है, इसलिए हमने आज एनडीए छोड़ने का फैसला किया और सिर्फ कृषि बिलों के खिलाफ मैं हूँ। बाकी तमाम बिलों पर मैंने सरकार का साथ दिया था, धारा 370 और मैं एनडीए छोड़ रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी का भी साथ नहीं दूंगा देश और प्रदेश का। मेरे साथ में सिंगू बॉर्डर से सब्यसाची भी जुड़ गए हैं, दिल्ली यूपी बॉर्डर से जतिन है ही, लेकिन डॉक्टर समीर आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप योगेश तलान को कुछ जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन साथ ही ये भी बताइए किसान कानून पर अगर इतना ही हितकारी आपका कानून है तो इसे आपके अपने ही गठबंधन के लोग समझ क्यों नहीं पाए? पहले शिरोमणि अकाली दल अलग हो गया, अब राजस्थान में आरएलपी भी अलग हो गई। देखिए, योगेश सलाम जी अभी कह रहे थे कि साहब हम किसानों के हितैषी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं योगेश सलाम जी से, 10 साल यूपीए के मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, देश के 5 यूरिया के कारखानों को बंद कर दिया उन्होंने, और मोदी जी ने उन कारखानों को पैसा देके चलाया जिसमें पूर्वांचल का गोरखपुर का कारखाना भी था यूरिया उत्पन्न होने। अच्छा, क्या बीजेपी उसकी समर्थक नहीं है? किसान सम्मान निधि किसने दिया? धान और गेहूं खरीद के लिए लक्ष्य किसने तय किया? उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा देश का राज्य है जहां सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है। 1,12,688 करोड़ रुपए का भुगतान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। क्या किसानों को पैसा हमने नहीं दिया? चौधरी चरण सिंह की जन्मभूमि रामाला के अंदर शुगर मिल दम तोड़ रहा था। उत्तर प्रदेश के अंदर शुगर मिल बेचे जा रहे थे और योगी जी ने रामाला की शुगर मिल, आज चौधरी टिकैत को आप दिखा रहे हैं राकेश टिकैत से, मेरा प्रश्न पूछिएगा उनसे कि रामाला की शुगर मिल की क्षमता किसने बढ़ाई 500 करोड़ रुपया देके? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा से बढ़ाई है। राकेश टिकैत अगर इसका जवाब दे दे कि 10 सालों में किसी सरकार ने 15 सालों में क्यों नहीं बढ़ाई, तो योगेश तलान जी बहुत जल्दी जवाब दीजिए, मुझे दीपक झा के पास जाना है। योगेश जी, आप इतनी बड़ाई कर रहे हैं, आप ये बता दीजिए कि देश में क्या क्या नहीं बेच रहे हैं मोदी जी, उससे भी अलग किसानों की बात करो ना। योगेश तलान जी, मोदी जी क्या बेच रहे हैं क्या नहीं बेच रहे हैं वो छोड़ दीजिए, आप किसानों की बात कीजिए। डॉक्टर समीर ने जो बात बोली है ना, हाँ योगेश तलान जी जवाब दे दीजिए। आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास मोदी जी को फर्जी विरोध करने के अलावा कुछ नहीं। आप किसानों की समस्या, मोदी जी का फर्जी विरोध आपका ये कहना है। दीपक झा, क्या मोदी जी का फर्जी विरोध हो रहा है इस देश में? देखिए, मोदी जी का व्यक्तिगत तौर पे मैं कोई विरोध नहीं करता हूँ, पूरा देश सम्मान करता है क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री सत्ता पे बैठ के देश विरोधी नीतियां लगाने लगे और उस प्रधानमंत्री का विरोध करे तो कहते हैं मोदी जी का विरोध है। तो इनको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ भाजपा समर्थकों को और भाजपा नेताओं को कि मोदी जी का विरोध नहीं है, मोदी जी की उन गलत नीतियों का विरोध है। अब रही बात मोदी जी के मन की बात, मोदी जी का मन ऐसा है, कहते हैं कालिदास ने कहा था कि कालिदास की काली कमरिया जापे चढ़े न दूजो रंग। तो मोदी जी का मन ऐसा हो गया है, इनके मन पे किसी के दूसरे मन की बात नहीं करते हैं, वो अपने मन की बात दूसरों के मन पे थोपना चाहते हैं क्योंकि इनका जो मन है वो काली कमरिया मतलब काले कंबल के समान हो गई है, इस पे कोई रंग नहीं चढ़ने वाला है। तो मोदी जी ना किसानों की सुनेंगे, न व्यवसायियों की सुनेंगे, न स्टूडेंट्स की सुनेंगे, न देश में दूसरे दलों की सुनेंगे। जो इनके सवाल करेगा उनके ऊपर ऐसा प्रोपोगेंडा रचाएंगे कि ये किसान खालिस्तानी है, ये आदमी देशद्रोही है, वो पाकिस्तानी है। तुम जाके राहुल गांधी से सवाल करो, तुम कांग्रेस से। दीपक झा जो बात कर रहे हैं ना, दीपक झा जो बात कर रहे हैं उनमें 2-3 तर्क भी हैं, समझिएगा। दीपक झा ये कहना चाहते हैं जो मौजूदा केंद्र सरकार है पिछले 6 साल में ना उसने रातों रात फैसले कर लिए, स्टेक होल्डर को साथ में बिठाया नहीं। नोटबंदी करनी थी, एकाएक फैसला किया, थोप दिया। जीएसटी लागू करना था, एकाएक फैसला किया, थोप दिया। किसान कानून लागू करना था, एकाएक फैसला किया, थोप दिया। इसके अलावा लॉकडाउन लागू करना था, एकाएक फैसला किया, थोप दिया। हालांकि बाद में यह पता चला कि इन सभी चीजों से जितना फायदा नहीं हुआ उससे कहीं ज्यादा नुकसान भी हो गया। नहीं, देखिए मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि फायदा नहीं हुआ नुकसान हुआ। मैं एक एक का जवाब देना चाहता हूं, 30 सेकंड का समय हमको आप दे दें। देश के अंदर मोदी जी ने नोटबंदी लागू की। 2017 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा हुई और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मोदी भक्ति करने के चक्कर में आपने भारत माता का
का मस्तक नीचा झुका दिया। मोदी भक्ति करने के चक्कर में आपने देश के व्यवसायियों को मार दिया। मोदी भक्ति करने के लिए आपने देश के किसानों के साथ दीपक झा, डॉक्टर समीर आप भी रुक जाएं। दीपक झा, डॉक्टर समीर आप भी रुक जाएं। बालकृष्ण जी, बहुत जल्दी आप रिएक्ट करें। असली किसान कौन है, नकली किसान कौन है? जो सरकार के साथ है वो असली है या फिर जो बॉर्डर पर बैठा है वो असली है? बहुत जल्दी बताएं, उसके बाद मुझे ग्राउंड जीरो भी जाना है। बालकृष्ण जी, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अभी कहा गया कि मोदी जी ने भारत माता का शीश झुका दिया। मोदी जी ने ही भारत माता के शीश को बचाया है। और रही आरएलपी और अकाली दल की बात, वो अपना खोया हुआ वर्चस्व ढूंढ रहे हैं इन किसान नेताओं की आड़ में, क्योंकि आरएलपी भी चाहती है कि वो राजस्थान में अपनी दावेदारी को और ज्यादा मजबूत करे। दीपक भाई एक बार सुन लेते हैं, एक बार बालकृष्ण जी को सुन लेते हैं, उसके बाद बोल लीजिएगा। बालकृष्ण जी बोले। हाँ जी, हाँ जी। अकाली दल चाहता है कि वो पंजाब में अपनी खोई हुई जो जमीन है उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है। वो किसानों की आड़ ले रही है। आरएलपी भी राजस्थान में जो कांग्रेस की सत्ता है उसको हटाने के चक्कर में किसानों का साथ लेकर मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, और मुझे बहुत गर्व से ये कहना पड़ता है और मैं प्रधानमंत्री जी की बात का समर्थन करता हूं कि उन्होंने भारत माता के सर को धारा 370 हटाकर कश्मीर का जो बालकृष्ण जी, अभी हम किसान की बात करेंगे। जब 370 की बात होगी तो हम बाद में बात कर लेंगे। अभी हम किसान की बात करेंगे। मुझे बस ये समझना है कि असली किसान कौन, नकली किसान कौन, यही मैं आपसे समझना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि मैं ग्राउंड जीरो पर चाहूं, किसानों का एक ईयर एंड प्लान है, यानी अभी से लेकर के अगले 4 दिन के लिए किसानों ने बड़ी रणनीति बनाई है। ये ईयर एंड प्लान क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। सिंगू बॉर्डर के किसान, टिकरी बॉर्डर के किसान, चिल्ला बॉर्डर के किसान, दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर के किसान, कुंडली बॉर्डर के किसानों ने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है, अब आप देखें। 27 दिसंबर ताली थाली के साथ में प्रदर्शन किया जाएगा। आज और कल 27 दिसंबर शहीदी दिवस भी मनाएंगे जितने भी किसान हैं। 28 दिसंबर को भी शहीदी दिवस मनाया जाएगा। 29 दिसंबर को सरकार के साथ में मीटिंग होनी, यानी 2 दिन के बाद। 30 दिसंबर को सिंगू से टिकरी तक ट्रैक्टर के साथ में मार्च किया जाएगा। 30 दिसंबर को ही शाहजहांपुर तक भी ट्रैक्टर से मार्च किया जाएगा। 31 दिसंबर और 1 जनवरी, इन 2 दिनों के लिए ये कहा गया है डॉक्टर दर्शन पाल की तरफ से, इसके अलावा राकेश टिकैत की तरफ से और जितने भी किसान नेता हैं, शिव कुमार शर्मा कक्का की तरफ से, इन सभी ने यह कह दिया है कि जो भी किसान हैं या अगर आम जन भी है हमारे साथ में आए। 31 दिसंबर 1 जनवरी को हमारा लंगर खा करके जाए, हमारे साथ ही यहां पर बॉर्डर पर नया साल आप मना करके जाएं। लेकिन नए कानून के 6 फायदे क्या हैं, हम किसान की भी सुनेंगे, लेकिन साथ ही ये भी बताएंगे कि कानून के फायदे क्या हैं। एक एक करके आप समझिएगा। किसान मंडी में अपनी उपज अगर बेचना चाहता है, बेच सकता है। किसान अपनी उपज दूसरे राज्य में बेचना चाहते हैं, बेच सकते हैं। एफपीओ के माध्यम से उपज को एक साथ बेचना चाहते हैं तो भी बेच लेंगे। चौथा फायदा यह है, बिस्किट चिप्स कंज्यूमर उत्पादों की वैल्यू चेन का हिस्सा बन सकते हैं। 5वां फायदा, किसान अपनी उपज का निर्यात करना चाहते हैं तो निर्यात आराम से कर सकते हैं। और छठा और आखिरी फायदा, किसान अपनी उपज व्यापारी को बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं। और यही सरकार कह रही है और यही सरकार बताना चाहती है। सब्यसाची के पास में चलते हैं, सिंगू बॉर्डर से सब्यसाची लाइव है। सब्यसाची, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब मन की बात करेंगे उसके बाद किसानों का प्लान क्या है? 2 दिन के बाद जो मीटिंग होने वाली है, मीटिंग में एजेंडा तो किसानों ने क्लियर कर दिया है कि 4 हमारी ये शर्तें हैं। लेकिन जब मीटिंग करने के लिए जाएंगे, पॉइंट बाय पॉइंट कैसे अपनी बात रखी जाएगी, किसान संगठन के कितने लोग जाएंगे, रिप्रेजेंट कौन करेगा और अभी बॉर्डर पर क्या चल रहा है, ये दिखाएं भी और बताएं भी। देखिए, इस समय मैं सिंगू बॉर्डर पे मौजूद हूँ और सिंगू बॉर्डर में हमने किसान संगठनों से बात की, जो किसानों के सरपंच है, जो गांव-गांव से आ रहे हैं, उनसे बात की। उनका ये कहना है कि वो सरकार के साथ आगे बातचीत करने के लिए तैयार है। हालांकि जो 4 अहम पॉइंट्स उन्होंने दी है, वो अहम पॉइंट्स को सरकार को बातचीत करनी पड़ेगी। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने रखा है कि कृषि कानून बिल को पूरी तरीके से खारिज करना पड़ेगा, वरना प्रदर्शन का दौर इसी तरीके से चलता रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो जर्नलिस्ट को रिक्वेस्ट करूंगा कि ऊपर का नजारा आपको दिखाए कि देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पे सिंगू बॉर्डर में जो किसान है वो जुड़ते जा रहे हैं। और थोड़ी देर बाद जब प्रधानमंत्री मन की बात में संबोधित करेंगे देश को, उस समय यहाँ पे थाली पीटो आंदोलन किया जाएगा। कृषि कानून बिल के विरोध में यहाँ पे किसान प्रदर्शन करेंगे। इनका यह कहना है कि सरकार की कोशिश, जो सरकार लगातार कोशिश कर रही है बातचीत का,
वो हम एक्सेप्ट करते हैं और हम सरकार से बातचीत करेंगे। बट इस समय जो बातचीत का दौर होगा, इस समय जो पहले पॉइंट्स है उससे अलग पॉइंट्स पे बात करना बहुत जरूरी है। जो 4 पॉइंट किसानों ने सरकार को ड्राफ्ट के माध्यम से पेश किया है। जी ठीक है। सब्यसाची दोबारा आपके पास में आते हैं। योगेश तलान जी, कुछ चीजें हैं और गौर से सुनने वाली चीजें हैं। एपीएमसी एमएसपी पर जब गारंटी सरकार दे रही है, किसान मंडी में अपनी उपज अगर बेचना चाहेगा कहीं पर भी बेच लेगा, अपनी उपज दूसरे राज्य में बेचना चाहे बेच लेगा, एफपीओ के माध्यम से उपज को एक साथ बेचना चाहे तो भी बेच लेगा। बिस्किट चिप्स कंज्यूमर उत्पादों की वैल्यू चेन का हिस्सा किसान बन जाएगा। किसान अपनी उपज का अगर निर्यात करना चाहता है तो वो भी कर लेगा। तो भी इसके बावजूद भी ये डर आप लोगों ने क्यों पैदा किया है और कराया है? कोई डर पैदा नहीं किया गया, डर बिल्कुल वाजिब है। मंडियों की स्थिति यह है कि ये लोग बार बार कह रहे हैं जिस प्रकार की अपना हम उपज कहीं भी बेच सकते हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि हम उपज को कहां लेकर जाएंगे तो वहां पर क्या रेट मिलेगा, जब उसके बगल में ही अगर मंडी है उसी में उसको रेट नहीं मिलता है। वहां पर इस तरह से जैसे मान लिया उपज अपनी लेकर जा रहा है किसान, तो वहां पर किसान की मर्जी नहीं चलती है। वहां पर जो व्यापारी उस उपज को खरीदता है उसकी मर्जी के मुताबिक उसमें रेट दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास ऐसा है जिससे किसान ये जानेगा कि फला जगह पर ये रेट दिया जाएगा उसकी उपज का, तो वो वहां लेकर जाएगा। उसके पास ले जाने के लिए क्या साधन होंगे, क्या उतने साधन की कॉस्ट में वहां पर जो रेट मिल रहा है वो उसको कवर करेगा कि नहीं करेगा। तीसरी बात जो एमएसपी की है, तो यही तो विडंबना है, यही तो दुर्भाग्य है देश का कि एमएसपी सरकार भी चिल्ला रही है लेकिन उस एमएसपी का कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है। योगेश जी आप रहे हैं, एक बड़ी खबर आ गई है। कानून के पक्ष में उतर आए हैं मोदी सरकार के धुर विरोधी एचडी कुमारस्वामी। पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, जेडीएस के नेता हैं। किसानों से एचडी कुमारस्वामी ने अपील कर दी है, खुले मन से कानून को आजमाएं। प्रदर्शनों से भारत की छवि को धक्का पहुंच रहा है, यह भी कुमारस्वामी ने कहा है। कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी कानून के समर्थन में आ गए हैं। वो एचडी कुमारस्वामी जो मोदी सरकार के धुर विरोधियों में से एक रहे हैं, वो कुमारस्वामी जिन्होंने इससे पहले मुखालफत की है अलग अलग मुद्दों पर मोदी सरकार के फैसलों को लेकर के, और अब कृषि कानून के पक्ष में आ गए हैं। दीपक झा, हालांकि कई पुराने जो दल हैं, जो पुराने सहयोगी हैं, एनडीए को छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिनके साथ में बहुत विरोध रहा है, वो भी सरकार के पक्ष में आ गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखिए मोदी जी पाला बदलवाने में माहिर हैं, सारे विधायकों को तोड़ने में, सांसदों को तोड़ने में, तो आपको भी पता है। तो बात वो नहीं कि कौन इनका समर्थन कर रहा है, बात ये कह रहे हैं कि जिस किसान के लिए इन्होंने कानून बनाया वो किसान सड़क पे है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहता हूँ, आप किसानों के लिए एमएसपी तय नहीं करते हैं, और जो आपके अडानी और अंबानी है वो किसान से खरीद के मनमाने रेट पे बेचेंगे। इस पे आप उस पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। एमएसपी पर और एपीएमसी पर मुझे ये बताएं, केरल आपको क्यों नहीं दिखता, और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य जैसे मणिपुर जैसे राज्य आपको क्यों नहीं दिखते? अलग अलग चश्मा क्यों है? राशिद भाई, मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं नोएडा का किसान हूँ तो मैं रेवाड़ी भिवाड़ी जयपुर अपनी गल्ला अनाज बेचने नहीं जाऊंगा, मैं जबलपुर भोपाल बेचने नहीं जाऊंगा, मैं अपना कीमत यही नोएडा में वसूलना चाहूंगा। लेकिन अभी क्या होगा, मोदी जी क्या करने वाले हैं, पूरे देश में अडानी और अंबानी का साम्राज्य बिछा देंगे, जैसे इन्होंने सारी कंपनियों में बिछा रखा है। बड़े जो कॉर्पोरेट है ना, उनका साम्राज्य पंजाब में भी है। जो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, सुनिए दीपक भाई, बड़े कॉर्पोरेट घरानों का साम्राज्य पंजाब में भी है। दीपक भाई, वहां के लिए तो नहीं बोलते आप? पंजाब के लिए अलग चश्मा, बाकी राज्यों के लिए अलग चश्मा, राजस्थान के लिए अलग चश्मा, केरल के लिए अलग चश्मा, मणिपुर के लिए अलग चश्मा, तो यूपी उत्तराखंड के लिए अलग चश्मा क्यों? एमपी के लिए अलग चश्मा क्यों? क्यों नहीं से मैं ये कहूं कि ये राजनीतिक पाखंड की पराकाष्ठा है? क्यों ना मैं ये कहूं? पाखंड की पराकाष्ठा मोदी जी ने पार कर दिया है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। क्योंकि अगर सारे राज्य कानून बना रहे हैं तो फिर मोदी जी राज्यों के ऊपर क्यों नहीं छोड़ देते? मोदी जी कहते ना भैया कि राज्य। एक बहुत बड़ी खबर आ गई है, किसानों के समर्थन में राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया है। बड़ी खबर, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। वाटर गन की बौछार हो या गीदड़ भब की हजारों, समर्थन की स्पेलिंग ठीक करें। एडिटोरियल टीम, समर्थन की स्पेलिंग ठीक कीजिए। तुम निडर रहो, तुम डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, अन्नदाता तुम बढ़े चलो, ये कहना है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये बात बोली है। अब बालकिशन जी, राहुल गांधी ने तो बिल्कुल वही बात कह दी कि हम अन्नदाता की बात कर रहे हैं और बीजेपी धनदाता की बात कर रही है। आप किसके साथ हैं, अन्नदाता के साथ या धनदाता के साथ?
भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही अन्नदाता के साथ है, धनदाता से उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन देश को चलाने के लिए जो कड़े फैसले लिए जाने चाहिए थे, उसमें बहुत सारे फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं। अभी जैसा कि अगर कोई समर्थन बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को करता है किसान बिल पर, तो उसको ये लोग कहते हैं कि ये सब मोदी जी की चाल है, मोदी जी का वो है। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ, जितने भी किसान बॉर्डर पर बैठे हैं उनमें अगर बहुत सारे किसान भाई जेन्युइन भी है, लेकिन उनके जो लीडर हैं वो देश विरोधी गतिविधियों को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? उनको वहां पे उनका हिस्सा क्यों बनने दे रहे हैं? कौन है देश विरोधी? राकेश टिकैत हैं देश विरोधी, डॉक्टर दर्शन पाल है देश विरोधी, शिव कुमार शर्मा कक्का है देश विरोधी, या उग्रहान जी हैं देश विरोधी? बताए ना, देश विरोधी कौन है? और अगर ये देश विरोधी हैं तो इन्हें तो जेल के अंदर होना चाहिए ना। तो भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें बाहर क्यों छोड़ा हुआ है अगर ये देश विरोधी हैं? देश विरोध अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ कानूनी धाराएं हैं जो गंभीर हैं। कानूनी धारा है, लेकिन वो किसानों की आड़ लेकर ये काम कर रहे हैं। कानूनी धारा है। अगर आप बीजेपी किसान मोर्चा के हैं, आप तो सामान्य इंसान नहीं है ना, आप भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा से आते हैं, आप बोलिए ना बीजेपी को कि अगर ये देश विरोधी हैं तो इन्हें सलाखों के पीछे कर देना। ऐसा है जी, बिल्कुल सलाखों के पीछे होना चाहिए, लेकिन वो आज किसानों की, भोले भाले किसानों की आड़ लेकर अपना मकसद हल कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या योगेश तलान आपको जवाब देंगे, आगे योगेश तलान आपको जवाब देंगे। लेकिन दिल्ली यूपी बॉर्डर से बहुत बड़ी खबर आई है, हम आपको आगे दिखाएंगे। जतिन गोस्वामी को भी जोड़ें आप, क्योंकि एक बड़े किसान नेता को फोन पर मिली है जान से मारने की धमकी। कौन है ये बड़ा नेता? दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मौजूद इस बड़े नेता को फोन पर धमकी दी गई है। धमकी किस नंबर से आई है, धमकी किसने दी है, धमकी किस मकसद से दी गई है, ये बहुत बड़ी खबर है, आगे दिखा। किसान की शर्तें 4, क्या मान जाएगी सरकार? इस बीच आ रही है बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत को धमकी मिली है। राकेश टिकैत को फोन पर मिली है जान से मारने की धमकी। शिकायत पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। टिकैत के निजी सहायक अर्जुन ने यह शिकायत दर्ज कराई है। फोन नंबर को सर्विलांस पर डाला गया है, यह पुलिस वालों का कहना है। फोन करने वाले की पहचान करने की कोशिश जारी है। यानी किसान नेता राकेश टिकैत को धमकी मिली है, जान से मारने की धमकी मिली है। टिकैत के निजी सहायक ने शिकायत भी दर्ज कराई है। अभी की बड़ी खबर, फोन करने वाले की पहचान करने की कोशिश अभी भी जारी है। जी मौजूद हैं, आज 32वां दिन है, सीधे उनसे यहाँ बात कर लेते हैं। दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर वो लगातार मौजूद हैं। 32वां दिन, हमने सुना रात को धमकी मिली है। कौन है वो शख्स, कुछ अभी पता लग पाया? वो तो प्रशासन को पता होगा, हमने तो नंबर दे दिया था, भाई ये नंबर है, इसको आप ट्रेस कर लो। क्या बोला उसने, थोड़ा सा जानना चाहेंगे। बिहार का तो हथियार को सप्लाई करने की बात कर रहा था पहले, तो फिर उसने मारने की करी। हथियारों को मैंने करा भाई यहाँ तो चाहिए नहीं, हथियार की तो कोई जरूरत नहीं यहाँ। आपको लगता है जान को खतरा है, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन अब पूरा व्यापक रूप में ये ठीक हो जाएगा, यहाँ से हिंदू मनाम लिखा जाएगा, और क्या को 70 साल 100 साल और जीना है। नहीं, कोई ये नहीं चाहेगा कि ऐसा आपके साथ हो, लेकिन पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? कह रहा हूँ ना, पुलिस लगा रखी सब यहाँ पे, और हमने भी पूरा जो लोग है कि इस तरह के जो इलीगल तरीके से जो लोग आते हैं, जिनके विचारधारा क्या है उनकी, ठीक है, हमारा तो किसी के खिलाफ वो रहता नहीं। तो ये इलीगल एक्टिविटी इस आंदोलन में इस तरह से इन्वॉल्व करना, कहीं से भी इन्वॉल्व करना, आपको लगता है आंदोलन को भटकाने के लिए सब किया जा रहा है? यही होता है। कुछ ट्रैक्टर अभी भी रोके गए, रोक लेते हैं, ये भी तो ट्रैक्टर ही रोक रखा है। ये देखो, ये रात की घटना है, और ये यहाँ से ये 40 किलोमीटर दूर की घटना है। ये जो ट्रैक्टर में हुआ, क्या थोड़ा सा इसके बारे में? ये पूरा हटे हो भाई, ये पूरा ये टक्कर लग रही है ट्रैक्टरों की, ये पत्थर लगा के हटे हो, ये पत्थर रखते हैं सड़कों पे, इनको ट्रैक्टरों को रोकते हैं, ये ट्रैक्टर रुकते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत को सुन रहे थे आप। राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी मिली है। सीधे दिल्ली यूपी बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। जतिन मेरे साथ में है, और समाजवादी पार्टी के नेता अतुल सक्सेना भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। लेकिन पहले जतिन आपके पास आते हुए, राकेश टिकैत को धमकी किसने दी? फोन को सर्विलांस पर डाला गया है, कुछ अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला है क्या? देखिए, इस मामले की जांच क्योंकि इंदिरापुरम की क्षेत्राधिकारी अंशु जैन के पास है और उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है कि जो नंबर है उसको ट्रेस किया जा रहा है और उसकी लोकेशन का पता लगाया जा रहा है और जल्द इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। राकेश टिकैत खुद बता रहे थे कि किस तरह से पहले फोन कॉल आया, फिर हथियारों की सप्लाई की बात कही गई और उसके बाद ये कहा गया कि तुम्हें जान से मार देंगे, इस तरह की बात कही गई। हालांकि जो नंबर की रिकॉर्डिंग है वो भी पुलिस को दी गई है और कौशाम्बी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि जहां इस समय मैं मौजूद हूं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर, यहां का जो थाना क्षेत्र होता है वो कौशाम्बी थाना होता है। तो यही
ठीक है जतिन, शायद तकनीकी खामी की वजह से आपसे संपर्क टूट गया है। अतुल सक्सेना भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अतुल जी, 32 दिन के बाद भी अभी तक समाधान नहीं हुआ। 2 दिन के बाद में उम्मीद ये की जा रही है कि समाधान होगा, लेकिन साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और विपक्षी दल जितने भी है ना, इनमें वामपंथी भी शामिल हैं, इनमें टीएमसी भी शामिल है, ये सब मिलकर के मोदी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने में लगे हुए हैं। अगले 2 दिन किसानों के साथ में जो भी संवाद होगा, 2 दिन के बाद में जो भी संवाद होगा, इसे लेकर के आप कितनी उम्मीद रखते हैं? देखिए राशिद जी, बात षड्यंत्र की नहीं है, बात ये किसान की लड़ाई की है, किसान के स्वाभिमान की है, किसान के सम्मान की है। आज आप देखें 32वां दिन चल रहा है और हमारा किसान इस ठंड में बैठा हुआ है। तो ये, और मोदी जी जो 2-2 हजार रुपए किसान के खातों में डाल के किसान सम्मान की जो बात करते हैं, तो आपको क्या नहीं लगता कि 2000 रुपए में किसान का सम्मान नहीं बल्कि ये किसान का अपमान है? अच्छा, अरे आप ये बताइए षड्यंत्र कैसा? हम तो उस जनता के साथ है, उस किसान के साथ है जो 32 दिन से इस अन्याय को झेल रहा है। और आप जो संवाद की बात करते हैं, संवाद का दौर तो गुजर गया। 32 दिन से सरकार क्या कर रही है? काले कानून जो आए हैं 4 महीने हो गए आए हुए, और मेजोरिटी ऑफ वॉइस के आधार पर ये कानून लेकर के आए थे इस कोरोना पेंडेमिक में। ऐसी क्या जल्दी थी? क्या पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए ये उचित समय मोदी सरकार ने पाया कि कोरोना पेंडेमिक में चुपचाप इन कानूनों को पास कर लो मेजोरिटी ऑफ वॉइस के आधार पर, और अपने पूंजीपति दोस्त जो हैं उन्हें लाभ देने का काम करें? परंतु आपको मैं बता दूं, ये जो काले कानून है ये किसान के लिए हानिकारक तो है ही, परंतु इसका जो आने वाले समय में जो परिणाम होगा ये एक आम जनता के ऊपर पड़ने वाला है। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, एक डॉक्टर समीर, समाजवादी पार्टी के अतुल सक्सेना का ये कहना है कि आप किसान सम्मान की बात करते हैं, किसान सम्मान निधि की बात करते हैं, लेकिन असल में आप लोग सम्मान नहीं बल्कि अपमान कर रहे हैं। अगर 6000 रुपए साल, 500 रुपए महीना दे रहे हैं तो ये अपमान है। अगर किसान की आय अभी भी औसत 6427 रुपए प्रति महीना है तो यह भी किसान का अपमान है। अगर किसानों के लिए कानून बनाया गया और किसानों को साथ में लेकर के नहीं बैठे तो यह भी उनका अपमान है। किसानों पर अगर कानून थोपा जा रहा है तो यह भी अपमान है। यानी आप सम्मान नहीं अपमान करते हैं। जवाब दीजिए। देखिए, उनसे पूछिए अखिलेश यादव जी कहाँ है? 5 साल की अखिलेश को छोड़ दीजिए ना, मंत्री थे। अखिलेश कहीं नहीं है, उनको छोड़िए। लेकिन आप लोग हैं ना हुकूमत में, 5 साल की आप लोग सरकार में है ना। 22 शुगर मिला बेटी उत्तर प्रदेश के अंदर, किसानों को खाद और बीज नहीं दिया, 60,000 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य बकाया था, धान और गेहूं की खरीद नहीं होती थी और किसानों को बिजली भी नहीं मिलती थी। कि 5 साल उन्होंने किसानों के लिए वो माननीय अखिलेश यादव हमारी सरकार ने। ठीक है, और अतुल सक्सेना जी, बीजेपी के नेता का ये कहना है कि आप लोगों ने शुगर मिल बेच दी। उनका ये कहना है कि आप लोगों ने शुगर मिल बेच दी। 22 किसान विज्ञान केंद्र हमने खोले। चाहता हूँ आपके माध्यम से कि गन्ना मूल्य का जो सर्वाधिक समर्थन 60,000 करोड़ रुपया बकाया था आपकी सरकार में। कृषक बीमा आपने 22 शुगर मिले बेची, जो आई है कहाँ से आएगा? 22 शुगर मिले बेच दी। जो लैंडलेस फार्मर थे उनको 5 लाख रुपए हमने शुगर मिले चलाई, योगी जी ने पिपराइच में चलाई। आप रुक जाएं, योगेश जी के पास में वापस से जाना बहुत जरूरी है। अब आप दोनों ही रुक जाएं, दोनों ही आवाजें नीचे की जाएं। अभी योगेश तलान जी, 2 चीजें हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी ने मुझे ये बताया है, ब्रेकिंग न्यूज दी है, राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी दी गई है। आपको क्या लगता है कि इनके पीछे की ताकतें कौन सी हैं? और दूसरा मुझे ये बताएं, बालकृष्ण जी का ये कहना था कि जितने भी बड़े किसान नेता मल्टी विंडो में ही करके अगर रखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं सवाल कर रहा हूं। और दूसरा यह है कि बालकृष्ण जी ने सीधे तौर पर यह कहा है कि जितने भी किसान आंदोलन से जुड़े किसान संगठन हैं और इसके जो बड़े नेता हैं, ये बड़े नेता देश विरोधी हैं, देशद्रोही हैं। देखिए, भाजपा के जितने भी लोग हैं और उनके समर्थक हैं, उनके मन की अगर कोई बात करता है तो वो देश प्रेमी हो जाता है, और उनसे अगर अपना मत भिन्न रखता है तो वो देशद्रोही हो जाता है। इनकी परपाटी हो गई है कि ये इस तरह की बातें थोपते हैं। ये बता दें, इन्हीं के एक सांसद, इन्हीं के जो मंत्री रहे पिछली सरकार में, चौधरी वीरेंद्र सिंह हरियाणा से आते हैं, उन्होंने किसान का इस बिल का विरोध किया है। तो ये क्यों नहीं कहते उनके लिए कि वो राष्ट्र विरोधी हैं? इनके सहयोगी
अकाली दल इनसे अलग हो गया, ये उनको नहीं समझा पाए। तो वो उनको है कि वो देशद्रोही है। इनका अभी हनुमान बेनीवाल जी ने कल कहा कि कोरोना बता दिया गया, जबकि उनको कोरोना नहीं था, इसलिए उनको वोट करने से रोक दिया गया संसद में जाने से। इस तरह की तो इनकी कार्यप्रणाली है। तो ये क्या दर्शाती है कि देशद्रोही कौन हुआ। दूसरी बात यह है कि आज अगर इसमें लोकतंत्र की बात है, आप सत्ता में बैठे हैं, भाजपा यूपी में भी है और केंद्र में भी है, तो एक किसान नेता को इस तरह से धमकी मिलना, ये कहाँ किस ओर इशारा कर रहा है। इन्हीं के नेता कहते हैं कि किसान खालिस्तानी है, इन्हीं के नेता कहते हैं कि चाइना और पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है। बालकृष्ण जी, आप बीजेपी किसान मोर्चा से जुड़े हैं, लेकिन किसान नेता आप हैं। अगर राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी मिली है, आपको लगता नहीं कि आपको भी आवाज उठानी चाहिए? देखिए, कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी पार्टी इस बात का समर्थन नहीं कर सकती। अगर किसी भी नेता को इस तरह की धमकी मिलती है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं एक बात और कह दूं, जो किसानों के धरने हैं उसमें किसान लीडर का सबसे पहला हक ये बनता है कि देश विरोधी ताकतें उस धरने के अंदर, उस प्रदर्शन के अंदर नहीं होनी चाहिए। शर्जील इमाम जैसे लोगों की फोटोग्राफ लेकर भारत के खिलाफ नारे क्यों लगाए जाते हैं? खालिस्तानी आतंकवादी, खालिस्तान के बनाने के नारे क्यों लगाए जाते हैं? क्या ये फर्ज उन किसान नेताओं का नहीं है कि वो अपने इस धरने प्रदर्शन में अगर वो बिल्कुल साफ सुथरा। एक मिनट, बहुत बड़ी खबर आ रही है। सर्दियों की छुट्टियों में बच्चों की चूंकि ऑनलाइन क्लासेस बंद हैं, करीब 2 हफ्ते बॉर्डर पर ही गुजारेंगे बच्चे, यानी किसानों के जो बच्चे हैं बॉर्डर पर जुटेंगे। किसानों के साथ अब घर के छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हो गए हैं। ये अभी की बड़ी खबर आ रही है। टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर, किसान आंदोलन में महिलाओं के बाद अब बच्चे भी शामिल होने जा रहे हैं। यानी यहीं से एक और नई चीज निकल करके आती है, और वो है किसान आंदोलन का M2 राज। अब ये M2 राज क्या है, ये आप देखें। किसान क्या है ना, अपने आंदोलन को बहुत ही ज्यादा इंटैक्ट यानी मजबूत करके रखने की कोशिश में है। आंदोलन का कोई फायदा ना उठाए, ये तो किया ही जा रहा है, लेकिन M2 फॉर्मूले के जरिए ये आंदोलन 32 दिन से चल रहा है। M2 का मतलब होता है M यानी मैकेनाइजेशन, M यानी मोटिवेशन। अब मैकेनाइजेशन, मोटिवेशन किन किन चीजों में है, एक एक करके आप जाने। अगर यहां पर खाना बनाया जा रहा है तो खाने को भी तकनीक के साथ में जोड़ दिया गया। शुरुआती तौर पर कई लोगों ने अपने हाथ से ही रोटियां बेली, लेकिन जब ये लगने लगा कि आंदोलन बड़ा हो गया तो फिर रोटी बेलने की मशीन लगाई गई। ये एक एग्जाम्पल है। स्वास्थ्य को भी लेकर के बहुत ही तकनीकी तौर से और सभी सुविधाएं हैं, सफाई, पावर सप्लाई, और हाँ, प्रेरक गीत गाए जा रहे हैं। भौतिक प्रेरणा दी जा रही है। भौतिक प्रेरणा से मतलब यह है, सुबह होती है, निहंग सरदार अपनी निहंग सेना लेकर के निकल चलते हैं। और हाँ, सिखों में एक मार्शल आर्ट की एक विधा होती है जिसे बोलते हैं गतका। गतका का भी प्रदर्शन किया जाता है, तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। समानांतर मीडिया का मतलब यह है सोशल मीडिया के जरिए और अपना ही ट्रॉली टाइम्स के नाम से जो अखबार निकाला जा रहा है, इन सभी के जरिए मैकेनाइजेशन और मोटिवेशन के साथ में अभी भी किसान डटे हुए हैं, किसान जमे हुए हैं। दीपक झा जी, ये मैकेनाइजेशन, ये मोटिवेशन, इसे रोकने की कोशिश कौन कर रहा है? इसे दबाने की कोशिश कौन कर रहा है? इसे बिखेरने की कोशिश कौन कर रहा है? जो देखिए, जितने शालीनता से, जितने सभ्य तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, हाँ। और भाजपा इसको किस तरीके से आतंकवादी, खालिस्तानी और देशद्रोही बताने की कोशिश कर रही है। राशिद भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब आप मेरे से सवाल करते हैं कुछ और मान लीजिए मैं जवाब नहीं देता तो आप कहते हैं मेरे सवाल का डक करके आप भाग गए हैं। भाजपा वही कर रही है। भाजपा क्या कर रही है कि मुद्दों को भड़का के देश विरोधी पोस्टर किसने दिखाया? भाजपा वाले ने। इमाम को किसने कराया? तो आप जाके साजिल इमाम को गिरफ्तार करिए ना भैया। साजिल इमाम को, आपका कानून व्यवस्था का काम बनता है। आप विरोधी ताकतों के आप गृह मंत्री कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग है नहीं, और आप टुकड़े टुकड़े गैंग के पीछे छुपते हैं। पाकिस्तान का नाम लेके छुपते हैं। पाकिस्तान लोग खुद है, गद्दार और आतंकवादी भाजपा है। जो देश में उन सवाल करने वालों को आंख दिखाती है। अरे बेशर्म भाजपा के लोगों, सबक सीख लो। गाड़ियों में बैठ के बेहयाई कर रहे हो। गाँव में जाओ, तुमको पता चलेगा किसान किसके साथ है। एक आखिरी सवाल मैं अतुल सक्सेना से करना चाहता हूं। अतुल जी, अखिलेश यादव लखनऊ में नजर आए, पता ये चला कि कन्नौज तक मार्च करना चाहते हैं। जब नहीं करने दिया गया तो वहां पर एक वीडियो अपॉर्चुनिटी तलाशी और तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने गिरफ्तारी भी दी। इसे भी कम से कम 20 या 25 दिन इस इवेंट को हो गया है। मैं इवेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके बाद से अखिलेश दिखे नहीं।
आपको लगता नहीं कि अगर वाकई में किसानों के नाम पर जमीन पर आना है तो बॉर्डर पर जाएं, कम से कम कुछ नहीं तो गाजीपुर बॉर्डर तक तो आना चाहिए ना। अकेले आए, जत्था लेकर के ना आए, भीड़ लेकर के ना आए, लाल टोपी लगा करके ना आए, एक आम इंसान की तरह से आए जो ये समझे कि हाँ एक ऐसे शख्स के बेटे हैं वो जिन्हें यूपी में धरती पुत्र कहा गया, एक ऐसी शख्सियत के बेटे हैं जो किसान नेता हैं, जिन्होंने किसान के बीच रह करके राजनीति की है। राशिद भाई, आपका सवाल मैंने ले लिया और मैं बड़ा अचंभित हूं कि आपने जो सवाल मुझसे करा है, किसान का जो धरना चल रहा है 32 दिन से, पहले दिन से माननीय अखिलेश यादव जी किसान के समर्थन में जा रहे हैं और गिरफ्तारी तक उन्होंने दी जो है। और आप देखिए, नहीं गिरफ्तारी तो वो होती है ना कि उंगली कटा करके शहीद हो जाना। गिरफ्तारी का मतलब राजनीति की भाषा में यही होता है, उंगली कटाई और शहीद हो गए। राशि सुनिए, उत्तर प्रदेश के हर जिले में किसान घेरा बना करके जो है चौपाल लगाने का काम हम लोगों ने कल करा, प्रदेश के हर जिले में हुआ। और 32 दिन से समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव बन करके सड़कों पे है, गांव-गांव जा करके। नहीं, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बन करके है, लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अखिलेश बन करके है, लेकिन अखिलेश कहाँ है, मेरा यही सवाल है। आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, अखिलेश यादव सुनिए, निकलते हैं अपने नेताजी को ये बोलिए, अपने नेता को, मैं अखिलेश की बात कर रहा हूँ, अपने नेता को ये बोलिए बॉर्डर पर आए, 12 घंटा गुजारें और बिना जत्थे के आए, यहाँ पर रहें, किसान के लिए रोटी बेलें। अगर वाकई में किसान पुत्र के पुत्र हैं तो यहाँ पर रोटी बेलें। राशिद जी, ये लोकतंत्र है और मैं जानना चाहता हूँ आपसे, जब माननीय अखिलेश यादव जी किसानों के समर्थन में निकलते हैं तो उन्हें घर पे ही नजरबंद कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है, क्योंकि इवेंट करने के लिए निकलते हैं ना। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। अतुल जी, डॉक्टर समीर सिंह, दीपक झा जी, बालकिशन जी और योगेश तलान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब से ठीक 13 मिनट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल की आखिरी मन की बात करेंगे। इंडिया न्यूज इकलौता चैनल होगा जो मन की बात से जुड़े हुए तमाम पहलुओं को दिखाएगा। मन की बात जैसे ही प्रधानमंत्री करेंगे उसके बाद हम फिर किसानों के बीच में जाएंगे, उन किसानों के बीच जो बॉर्डर पर हैं, उन किसानों के बीच भी जाएंगे जो खेत में रह करके अपनी खेती किसानी कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री की मन की बात किसानों को पसंद आई? प्रधानमंत्री जब मन की बात करेंगे, कृषि कानून के फायदे बताएंगे, तो फिर किसानों को यह फायदा कितना समझ में आया, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। याद रखिएगा, देश की सबसे बड़ी खबर ठीक 12 मिनट के बाद इंडिया न्यूज पर लाइव